जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता था कि हमारी ये जीके की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने अब तक 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे जो 50 क्वेश्चन है वो मैं करा पाऊँ आपको। ठीक है, तो चलिए, हम जो आपने हिंदी वाली वीडियो पर रेस्पॉन्स दिया वो काफ़ी अच्छा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो पर भी अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, मैं आपको पूरी की पूरी बुक के कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको नहीं 2 से 3 बार इस बुक को अगर मैंने कंप्लीट करा दिया और आपने इसके नोट्स बनाकर रिवीजन कर लिया तो मैं श्योरिटी से के साथ कह सकता हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइज, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है। ठीक है, कौन सा तत्व है जो एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। मतलब जितना हमारा रूम का टेम्परेचर रहता है उतने टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में रहता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो वो कौन सा है गाइज? वो हो जाता है ब्रोमीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही ज़्यादा, इसको याद रखना आप लोग। यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है और हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। बताओ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। समझ गए? चलिए, तो ब्रोमीन याद रखिएगा, ये हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके थोड़ी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी जो होती है पारा, ये इसका रासायनिक चिन्ह Hg का परमाणु क्रमांक 80 है। पारा एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर बात करते हैं ब्रोमीन के बारे में तो ये कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये अधात्विक है। और जो मरकरी है वो धात्विक है और ये भी किसमें रहता है? रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में देखिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यूपी कांस्टेबल का जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था हमसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या होती है वो ब्रोमीन क्लोरीन की होती है, सॉरी। ठीक है, तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण की दूरी होती है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है, क्लोरीन की सबसे छोटी है, उससे बड़ी ब्रोमीन की है, उससे बड़ी सोडियम की और सबसे बड़ी कैल्शियम की हो जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम की यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी किसकी होती है? क्लोरीन की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कैल्शियम की। तो दोनों याद रखना है, कैसे क्लोरीन सबसे छोटी, कैसे कैल्शियम सबसे बड़ी। ठीक है, परमाणु त्रिज्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, CH3COOH CH3COO CH2 CH3 का जो सूत्र है वो क्या है? वो किसका सूत्र ये हो जाता है? तो ये एथिल एथेनोइड का सूत्र यहाँ पे यह हो जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल 28/1/2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट तो होता ही है। ठीक है, चलिए, किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी गाइज? बर्जीलियस एक यहाँ पे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी जो है वो खोज की थी। तत्व का नाम अगर मैं बताता हूँ तो प्रोपेनोइक अम्ल यहाँ पे तत्व का नाम हो जाता है और इसका संकेत क्या होता है? CH3CH2COOH। तो प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है। एथिल एथेनोइड अभी हमने डिस्कस किया था, CH3COO एंड CH3, ये हो जाता है हमारा एथिल एथेनोइड। और के ब्यूटेनोइक अम्ल के बारे में बात करते हैं तो CH3CH2CH2COOH, ये हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाता है। मैथेनोइक अम्ल की बात करते हैं तो HCOOH जो है ये मैथेनोइक अम्ल हमारा हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। समझ गए? तो यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये भी, और तो 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट तो होता ही है। ठीक है, याद रखिएगा। गुलाब सोने और तांबे की मिश्र धातु है। इट मीन्स जब हम सोने और तांबे को मिलाते हो तो आपके सामने एक सोना बन के आता है जिसका नाम है गुलाब सोना। ठीक है, जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। गुलाब सोने को लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यह धातु 19वीं सदी में रूस में प्रसिद्ध था, इसलिए इसे रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइज, आप जब भी आप गोल्ड खरीदने जाओ याद रखिएगा आपको लाल सोना ना थमा दे वो, तो ठीक है, बहुत अच्छे से उसको देख लीजिएगा एक बार। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का
किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो मोनोमर कैप्रोलैक्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नाइलॉन 6 को हमें प्राप्त करना है तो हम इस बहुलक का यूज़ करते हैं, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का। यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए, कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के रूप में किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जब भी हम नायलॉन 6 बनाने की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा मोनोमर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जिप्सम का सूत्र हमारा ये हो जाता है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। जिप्सम का सूत्र ये हो जाता है। ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल का है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे हम CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। देखिए जिप्सम का एक नाम हो रहा है जो क्या नाम है उसका, सेलेनाइट उसका नाम यहाँ पे हो जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है। किसका है? कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं और इसमें जल के भी क्या रहते हैं? 2 अणु शामिल रहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन हमारा कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इस क्वेश्चन का मुझे सही आंसर बताना होगा। तो देखिए ये गैल्वेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्ता, ठीक है। देखिए यूपी कांस्टेबल क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बात करते हैं, देखिए धातुओं का संक्षारण रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे धातुओं के क्षरण यानी कि जंग लगने में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन 58 है कि C60 एक अणु है, जो कार्बन 60 है वो एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सर उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 पंचभुज हो जाएंगे और 20 उसमें षटभुज हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो क्वेश्चन छोड़ने वाला था लेकिन फिर भी आप इसको कर लेना। ये बोल रहा है सर C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है, तो वह क्या है मुझे बताना है। तो उसको एंथ्रेसाइट बोलते हैं, मतलब ये नंबर 1 का कोयला होता है, इसमें मिलावट बहुत कम होती है, ठीक है। एंथ्रेसाइट होता है ये। तो यूपी कांस्टेबल क्वेश्चन है, आप सभी ने देख लिया होगा। बात करते हैं सर यहाँ पे, देखिए एंथ्रेसाइट जो होता है, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्चतम सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशतता 85% से 95% और कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है जिसमें केवल 25 से 35% कार्बन सामग्री की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक होते हैं। तो किसको छोड़कर? सभी के सभी जो संघनन हैं वो बहुलक होते हैं। तो ऑप्शन बी पॉलीप्रोपोलीन को छोड़ करके सभी के सभी क्या हैं यहाँ पे? संघनन बहुलक हैं, ठीक है। तो यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि पॉलिएस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है। मतलब पॉलिएस्टर जो होता है ना, हम सभी कहते हैं पॉलिएस्टर की साड़ी है, पॉलिएस्टर की शर्ट है, तो वो एक बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है, ठीक है। पॉलीप्रोपोलीन को पॉलीप्रोपोलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब अगर आपको इसको पॉलीप्रोपोलीन को गलाना है तो टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। कैसा बहुलक है गाइस जी? थर्मोप्लास्टिक बहुलक ये हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, पॉलीएमाइड प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुलक है। सिल्क, ऊन तथा नायलॉन इसके उदाहरण हो जाते हैं।
पॉलीकार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का समूह है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट के बारे में आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉलीएमाइड पॉलिएस्टर और पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर है, जबकि पॉलीप्रोपिलीन एक एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार अवेलेबल है। तो थोरियम जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूपीपी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थ्योराइड अयस्क से की थी। एक अयस्क होता है थ्योराइड, उससे बर्जीलियस ने इसकी खोज की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनोजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पे हो जाता है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। तो अगर बात करते हैं थोरियम कहाँ पे, तो भारत में, और लेकिन मोनोजाइट के बारे में बात करते हैं कहाँ पर है, तो केरल राज्य में हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में देखिए कि काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो काली स्याही की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो काली स्याही देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ण लेखन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो काली स्याही में क्या यूज़ होता है हमारा, तो वर्ण लेखन तकनीक जो होती है उसका यूज़ होता है। यूपीएसआई बैच 2 13 दिसंबर 2017 को क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखिए, काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्ण लेखन तरीके का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। अब हमें क्या करना है, चींटियों के हमले से फसलों को बचाना है। तो हम किस कीटनाशक का यूज़ करेंगे, तो हम कपूर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करते हैं सर यहाँ पे कि चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर की गंध होती है। ठीक है, देखो कपूर में गंध होती है जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ हैं, जैसे केरोसिन का तेल होता है, बेकिंग सोडा होता है, गर्म पानी और लाल मिर्च पाउडर आदि। ये सारे कैसे क्या होते हैं, फसलों को बचाने के लिए, चींटियों को भगाने का इलाज होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करते हैं। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है। अब ईंधन सेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आणविक ऑक्सीजन। ठीक है, यूपीएसआई बैच 3 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईंधन सेल कहा जाता है किसे, तो फ्यूल सेल के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो, तो फ्यूल सेल एक विद्युत और रासायनिक गुण युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आणविक या अन्य किसी ऑक्सीकरण से क्रिया करते हैं। ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं कि सर वो डाउन हो गया या फिर उसको आप चार्ज कर लो। ठीक है, चलो अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। को देखो 2018 का क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखो बात करते हैं सर पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि इन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते। इनका प्रयोग उदाहरण बेकेलाइट, जबकि पॉलीथीन और पॉली विनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक है जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। अब देखो निष्क्रिय गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो निष्क्रिय गैस नहीं है, बाकी क्रिप्टोन भी है, जिनोन भी है और आर्गन भी है। यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कि क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। शून्य वर्ग के तत्वों में जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन,
को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है, जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडोन गैस को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो रेडोन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, बहुत ही कम मात्रा में, मतलब ऐसा समझ लो कि होती नहीं है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ये बोल रहा है सर साधारण नमक है। तो साधारण नमक की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, आप सभी को पता है NaCl जो होता है उसको हम साधारण नमक बोलते हैं। यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में पूछा गया था 2014 में। ठीक है, देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। समुद्री जल साधारण नमक की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। कौन सी गैस होती है वो? तो वो गैस होती है, ठीक है, कुकिंग गैस होती है, उसमें गैस होती है। अच्छा कौन सी गैस? देखो यूपी कांस्टेबल क्वेश्चन है ये, और 2009 में आया था ये, है ना। देखो, सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब एवं द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस के कारण नहीं, बल्कि इसमें मिलाए गए दुर्गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। तो इसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? मरकैप्टन के कारण आती है। ठीक है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके कि ये LPG गैस है। ठीक है, चलो बात करते हैं सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? तो सभी को पता है बहुत फेमस है, डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। देखो यूपी कांस्टेबल का ऑपरेटर का क्वेश्चन है ये, और ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था 2013 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखो गाइस, बोल रहा है सर यहाँ पे अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1967 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। और कब खोज की थी इन्होंने? 1967 में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने ही की थी, जो अब दिया जाता है। ठीक है, चलो 17वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा कौन सा है बताना है। तो गाइस सही आंसर हो जाएगा रतन जोत, जो होता है ना वो बायोडीजल पौधा होता है। ठीक है, UPP कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A में 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, देखो बात करते हैं यहाँ पे कि जेट्रोफा रतन जोत एक बायोडीजल का पौधा होता है। देखो गाइस, आप क्वेश्चन आपके पास में UPSI का प्री क्वेश्चन है, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे में हमेशा कैसा होता है? ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।